क्या दुनिया सचमुच जानती है कि आज का भारत क्या है? एक ऐसा देश जिसे कभी सपेरों और धूल का देश समझा जाता था, आज वही देश चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपना झंडा फहरा रहा है। आज दुनिया भर के लोग भारत की ओर देख रहे हैं, न केवल उसके प्राचीन ज्ञान के लिए बल्कि उसकी आधुनिक शक्ति के लिए भी। लेकिन लंदन के एक आलीशान महल में बैठा एक बूढ़ा अंग्रेज जिसका नाम विलियम था, इन हकीकतों से बिल्कुल अनजान था। उसकी आंखों पर अहंकार और पुराने पूर्वाग्रहों का ऐसा चश्मा चढ़ा था कि उसे भारत की सच्चाई दिखाई नहीं देती थी। यह कहानी सिर्फ एक यात्रा की नहीं है, यह कहानी है एक पिता के झुकने की, एक बेटी के विश्वास की और हमारे महान भारत की उस मिट्टी की जिसकी खुशबू पत्थर दिल को भी मोम बना देती है। लंदन की एक सर्द शाम थी। बाहर कोहरा छाया हुआ था, लेकिन विलियम के घर के अंदर का माहौल उस कोहरे से भी ज्यादा ठंडा था। खाने की मेज पर सन्नाटा पसरा हुआ था। विलियम, जो एक पुराने ब्रिटिश रईस खानदान से ताल्लुक रखते थे, अपनी बेटी एमिली की तरफ गुस्से से देख रहे थे। एमिली ने अभी अभी उन्हें बताया था कि उसने अपना जीवन साथी चुन लिया है। वह लड़का कोई ब्रिटिश नहीं बल्कि एक भारतीय था। उसका नाम आर्यन था, जो भारत के सबसे बड़े अस्पताल में एक दिल का डॉक्टर था। विलियम ने अपने हाथ में पकड़े हुए कांटे को जोर से मेज पर रखा। आवाज से एमिली सहम गई। विलियम की आंखों में नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सा डर और घमंड था। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, एमिली, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? भारत, वही देश जहां सड़कों पर गायें घूमती हैं, जहां पीने का साफ पानी नहीं मिलता, जहां हर तरफ सिर्फ भीड़ और गरीबी है। मैं अपनी इकलौती बेटी को उस तीसरी दुनिया के देश में कभी नहीं भेज सकता। यह हमारे खानदान की शान के खिलाफ है। एमिली की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा, पिताजी, आप जिस भारत की बात कर रहे हैं वह 50 साल पुराना भारत था। आज का भारत बदल चुका है। आर्यन एक बहुत ही काबिल डॉक्टर हैं। उन्होंने दुनिया की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज से ऑफर ठुकरा दिए ताकि वह अपने देश, अपने लोगों की सेवा कर सकें। यह कोई पिछड़ापन नहीं, यह उनका संस्कार है पिताजी। विलियम ने एक व्यंग्यात्मक हंसी हंसी। संस्कार? एमिली, तुम अभी बच्ची हो, तुम नहीं जानती कि वास्तविकता क्या है। मैंने अपने दादाजी की कहानियां सुनी हैं। भारत एक कठिन जगह है, वहां की गर्मी, वहां की गंदगी, तुम वहां एक दिन भी नहीं टिक पाओगी। और सबसे बड़ी बात, क्या तुम्हें लगता है कि एक भारतीय परिवार हमारे ब्रिटिश तौर तरीकों को समझ पाएगा? बिल्कुल नहीं। एमिली ने अपनी मां की तरफ देखा। शायद वहां से कोई मदद मिले, लेकिन उसकी मां भी चुप थी। विलियम का फैसला पत्थर की लकीर माना जाता था, लेकिन एमिली ने हार नहीं मानी। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, पिताजी, आपने हमेशा मुझे सिखाया है कि किसी भी चीज को बिना देखे परखना नहीं चाहिए। आप भारत के बारे में जो भी सोच रहे हैं वह सब सुनी सुनाई बातें हैं। आप एक बार, सिर्फ एक बार मेरे साथ भारत चलिए, अपनी आंखों से देखिए। अगर वहां जाकर आपको लगे कि मेरा फैसला गलत है, तो मैं वादा करती हूं कि मैं आर्यन को हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। लेकिन अगर आपका वहम गलत साबित हुआ, तो आपको हमारे रिश्ते को स्वीकार करना होगा। विलियम कुछ देर तक एमिली को घूरते रहे। उनके मन में चल रहा था कि यह सबसे अच्छा तरीका है एमिली को उसकी गलती का एहसास दिलाने का। जब वह खुद अपनी आंखों से भारत की गंदगी और अव्यवस्था देखेगी, तो वह खुद ही वापस आने की भीख मांगेगी। विलियम ने नेपकिन से अपना मुंह पोंछा और धीरे से कहा, ठीक है, मैं शर्त मंजूर करता हूं। हम अगले हफ्ते भारत जा रहे हैं। लेकिन याद रखना एमिली, अगर मुझे वहां थोड़ी भी असुविधा हुई या मुझे लगा कि वह जगह तुम्हारे लायक नहीं है, तो हम उसी वक्त अगली फ्लाइट से लंदन वापस आएंगे और फिर उस लड़के आर्यन का नाम इस घर में दोबारा नहीं लिया जाएगा। एमिली ने राहत की सांस ली। उसे अपने प्यार पर और अपने भारत पर पूरा भरोसा था। वह जानती थी कि उसके पिता अभी तक अज्ञानता के अंधेरे में हैं। एक हफ्ते बाद लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से उनकी फ्लाइट ने उड़ान भरी। पूरे रास्ते विलियम चुप रहे। उनके दिमाग में भारत की वही पुरानी तस्वीरें घूम रही थीं जो उन्होंने फिल्मों या पुरानी किताबों में देखी थीं। टूटी हुई सड़कें, भिखारियों की भीड़ और बैलगाड़ियां। उन्हें लग रहा था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जैसे ही वह भारत की धरती पर कदम रखेंगे, उनकी पूरी दुनिया हिलने वाली है। लगभग 9 घंटे की लंबी यात्रा के बाद विमान ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की तरफ उतरना शुरू किया। विलियम ने खिड़की से नीचे देखा।
उन्हें उम्मीद थी कि नीचे अंधेरा होगा या झोपड़पट्टियां दिखाई देंगी, लेकिन नीचे का नजारा देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आज की मंत्री के कोषने तरह सारे परकी में मुद्दा कराबात चारे करे। नीचे रोशनी का एक सागर था। चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें और एक सुनियोजित शहर रात की रोशनी में हीरे की तरह चमक रहा था। यह दिल्ली है? विलियम ने धीरे से बुदबुदाया। एमिली ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पिताजी, यह मेरा भारत है। विमान लैंड हुआ। जब वे विमान से बाहर निकले और टर्मिनल 3 में प्रवेश किया तो विलियम को लगा कि वे शायद गलती से किसी और देश में आ गए हैं या शायद अभी भी लंदन में ही हैं। लेकिन नहीं, यह लंदन से भी बेहतर था। हवाई अड्डा इतना विशाल और भव्य था कि उसकी छतें आसमान को छूती हुई लग रही थीं। फर्श इतना चमकदार था कि उसमें अपना चेहरा देखा जा सकता था। दीवारों पर भारत की संस्कृति को दर्शाती हुई बड़ी बड़ी कलाकृतियां थीं। सबसे खास थी वह दीवार जहां तांबे के बड़े बड़े हाथों की मुद्राएं बनी हुई थीं, जो भारतीय योग और नृत्य को दर्शा रही थीं। यह आधुनिकता और परंपरा का ऐसा संगम था जो विलियम ने पहले कभी नहीं देखा था। यह तो बहुत साफ है, विलियम ने न चाहते हुए भी स्वीकार किया। शायद यह सिर्फ हवाई अड्डा है जो विदेशियों को दिखाने के लिए अच्छा बनाया गया है। उन्होंने अपने मन को समझाने की कोशिश की। वे आगे बढ़े। इमिग्रेशन काउंटर पर लंबी कतारें नहीं थीं। हर जगह डिजिटल स्क्रीन लगी थीं जो हिंदी और अंग्रेजी में जानकारी दे रही थीं। सबसे हैरान करने वाली बात थी डिजी यात्रा सिस्टम। एमिली ने उन्हें बताया कि यहाँ चेहरे की पहचान से ही प्रवेश मिल जाता है। कागज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। चेहरे की पहचान यहाँ? विलियम चौंक गए। लंदन में भी यह तकनीक अभी पूरी तरह लागू नहीं हुई है। जैसे ही वे बाहर निकले, आर्यन वहां उनका इंतजार कर रहा था। आर्यन ने एक साधारण लेकिन साफ सुथरा कुर्ता पजामा पहना हुआ था। उसके ऊपर एक नेहरू जैकेट थी। उसके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी और आंखों में एक चमक थी। आर्यन को देखते ही एमिली का चेहरा खिल उठा। आर्यन आगे बढ़ा और उसने विलियम की तरफ हाथ बढ़ाने के बजाय झुककर उनके पैर छुए। विलियम सकपका गए। वे पीछे हट गए। ये क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने पूछा। आर्यन सीधा खड़ा हुआ और बहुत ही विनम्रता से शुद्ध हिंदी में कहा, नमस्ते सर। हमारे भारत में बड़ों का सम्मान हम झुककर उनके चरण स्पर्श करके करते हैं। यह हमारी संस्कृति है। आप हमारे अतिथि हैं और हमारे यहाँ अतिथि को भगवान का दर्जा दिया जाता है। भारत में आपका स्वागत है। एमिली ने अपने पिता को समझाया। पिताजी, यह सम्मान देने का सबसे ऊंचा तरीका है। विलियम को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उस लड़के की विनम्रता में कुछ ऐसा था जिसने उन्हें थोड़ा शांत कर दिया। उन्होंने बस सिर हिलाया। चलिए, गाड़ी बाहर खड़ी है, आर्यन ने कहा और उनका सामान उठाने के लिए आगे बढ़ा। विलियम ने मना करना चाहा, लेकिन आर्यन ने बड़े ही अदब से भारी सूटकेस उठा लिए। हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही विलियम ने खुद को उस भीड़ और शोर के लिए तैयार किया जिसके बारे में उन्होंने इतना सोच रखा था। लेकिन बाहर का नजारा कुछ और ही था। ठंडी हवा चल रही थी। सामने एक मल्टी लेवल पार्किंग थी और गाड़ियां कतार में खड़ी थीं। आर्यन की गाड़ी एक आरामदायक एसयूवी थी। जैसे ही गाड़ी हवाई अड्डे से बाहर निकली और मुख्य राजमार्ग पर आई, विलियम की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। यह सड़क, यह तो किसी भी यूरोपीय देश की सड़क से बेहतर थी। दोनों तरफ हरियाली, रात में चमकते हुए साइन बोर्ड और सड़क पर चलने वाली गाड़ियां एक अनुशासन में थीं। यह कौन सी जगह है? विलियम ने पूछा। हम दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर हैं सर, आर्यन ने गाड़ी चलाते हुए शीशे में देखकर जवाब दिया। अब हम एयरोसिटी पार कर रहे हैं। विलियम खिड़की से बाहर देख रहे थे। ऊंचे ऊंचे 5 सितारा होटल, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और कांच की गगनचुंबी इमारतें। विलियम ने अपने मन में सोचा था कि वे धूल और मिट्टी देखेंगे, लेकिन यहां तो उन्हें भविष्य दिखाई दे रहा था। क्या भारत में हर जगह ऐसी ही है? विलियम ने तंज कसते हुए पूछा। मुझे यकीन है कि असली भारत, गरीबों वाला भारत इन इमारतों के पीछे कहीं छिपा होगा, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। सर, भारत बहुत बड़ा है। यहां आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आप जिस गरीबी की बात सोच रहे हैं वह अब तेजी से बदल रही है। हम मेहनत कर रहे हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम बदल रहे हैं सर। तभी विलियम ने देखा कि गाड़ी एक छोटी सी दुकान के पास रुकी। क्या हुआ? विलियम ने पूछा। सर,
एमिली को भारत की मसाला चाय बहुत पसंद है। मैंने सोचा आप भी लंबी यात्रा के बाद थक गए होंगे, यहाँ की चाय आपकी सारी थकान मिटा देगी, आर्यन ने कहा। विलियम ने नाक सिकोड़ी। सड़क किनारे की दुकान से। क्या यह सुरक्षित है? मुझे कोई बीमारी तो नहीं हो जाएगी? एमिली हंस पड़ी। पिताजी, भरोसा रखिए, यह दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय है। अनिच्छा से विलियम गाड़ी से उतरे। वह एक छोटी सी टपरी थी, लेकिन एकदम साफ सुथरी। दुकानदार ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। आर्यन ने कुल्हड़ मिट्टी के कप में चाय मंगवाई। विलियम ने उस मिट्टी के कप को संदेह से देखा। इसे कुल्हड़ कहते हैं सर, आर्यन ने समझाया। यह शुद्ध मिट्टी से बनता है। इसमें चाय पीने से मिट्टी की सौंधी खुशबू आती है और यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। पीकर देखिए। विलियम ने एक छोटा सा घूंट भरा। अदरक, इलायची और मसालों का ऐसा स्वाद उनकी जुबान पर आया कि उनकी आंखें खुल गईं। यह चाय लंदन की किसी भी महंगी चाय से कहीं बेहतर थी। गर्म चाय ने उनके गले को राहत दी और ठंड में एक सुकून का एहसास कराया। चाय पीने के बाद आर्यन ने अपनी जेब से फोन निकाला और दुकानदार के काउंटर पर लगे एक छोटे से कोड को स्कैन किया। 1 सेकंड में भुगतान हो गया और दुकानदार के पास रखे छोटे से स्पीकर से आवाज आई, पेमेंट प्राप्त हुआ। विलियम यह देखकर दंग रह गए। यह क्या था? तुमने नकद पैसे नहीं दिए और वह मशीन बोल रही थी? आर्यन हंसा। सर, यह यूपीआई है, भारत का अपना डिजिटल पेमेंट सिस्टम। आज भारत में एक सब्जी वाले से लेकर बड़े शोरूम तक हर कोई डिजिटल लेन देन करता है। आप अपनी जेब में बटुआ रखे बिना पूरे भारत में घूम सकते हैं। एक बारी सेंस कारियन पता पर एक बारी सप्तु के, बस आपके पास फोन होना चाहिए। यह तकनीक दुनिया में सबसे तेज और सबसे सफल पेमेंट सिस्टम है। विलियम को विश्वास नहीं हो रहा था। जिस देश को वह पिछड़ा समझ रहे थे, वहां एक सड़क किनारे चाय बेचने वाला भी डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। लंदन में आज भी कई जगहों पर कार्ड मशीन काम नहीं करती और यहां इतनी आसानी से उनके मन की दीवार में पहली दरार पड़ चुकी थी। गाड़ी फिर से चल पड़ी। अब वे शहर के बीचों बीच से गुजर रहे थे। रात का समय था, लेकिन शहर जाग रहा था। इंडिया गेट की रोशनी दूर से दिखाई दे रही थी। विलियम ने देखा कि सड़कों पर युवा लड़के लड़कियां बेखौफ घूम रहे थे, हंस रहे थे। मुझे बताया गया था कि यहां सुरक्षा की बहुत समस्या है, विलियम ने धीरे से कहा। चुनौतियां हर देश में होती हैं सर, आर्यन ने गंभीरता से कहा। लेकिन हम भारतीय अपने मेहमानों और अपनी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत संवेदनशील हैं और अब तकनीक और पुलिस की मुस्तैदी ने चीजों को बहुत बदल दिया है। अगली सुबह विलियम की नींद एक मधुर ध्वनि से खुली। यह मंदिर की घंटियों और अजान की मिली जुली आवाज थी। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। सूरज निकल रहा था और पूरा शहर सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। आज का दिन उनके लिए और भी बड़े आश्चर्य लेकर आने वाला था। आज उन्हें भारतीय रेल का अनुभव करना था। विलियम के दिमाग में भारतीय रेल की वही पुरानी छवि थी। छतों पर बैठे लोग, खचाखच भरे डिब्बे और गंदगी। जब आर्यन ने कहा कि वे आगरा जाने के लिए ट्रेन लेंगे, तो विलियम ने साफ मना कर दिया था। मैं उस भीड़ भाड़ वाली ट्रेन में नहीं बैठूंगा, हम कार से जाएंगे। लेकिन एमिली ने जिद की, पिताजी बस एक बार, अगर आपको अच्छा न लगे तो हम अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे। वे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे। भीड़ थी, बेशक थी, क्योंकि भारत एक बड़ा देश है, लेकिन वह भीड़ अनुशासित थी। और फिर उनके सामने एक सफेद और नारंगी रंग की खूबसूरत ट्रेन आकर रुकी। उसका डिजाइन किसी बुलेट ट्रेन से कम नहीं था। यह कौन सी ट्रेन है? विलियम ने चश्मा ठीक करते हुए पूछा। यह वंदे भारत एक्सप्रेसेस है सर, आर्यन की आवाज में गर्व था। यह पूरी तरह से भारत में बनी है, मेड इन इंडिया। इसकी रफ्तार और सुविधाएं दुनिया की किसी भी आधुनिक ट्रेन को टक्कर दे सकती हैं। जब वे ट्रेन के अंदर दाखिल हुए तो विलियम की बोलती बंद हो गई। स्वचालित दरवाजे, घूमने वाली आरामदायक कुर्सियां, साफ सुथरे बायो टॉयलेट और वाईफाई की सुविधा। जैसे ही ट्रेन चली, विलियम को झटका तक महसूस नहीं हुआ। ट्रेन हवा से बातें कर रही थी। वेटर ने आकर बहुत ही सलीके से नाश्ता परोसा। गर्म उपमा, सांभर और ताजे फल। विलियम ने खिड़की से बाहर देखा। खेत खलिहान, छोटे गांव और उनके ऊपर से गुजरते बड़े बड़े बिजली के खंभे। यह देश एक ही समय में प्राचीन और आधुनिक दोनों था। नाश्ता करते हुए विलियम ने आर्यन से पूछा, तुमने कहा यह ट्रेन भारत में बनी है, क्या तुम्हारे पास ऐसी तकनीक है? आर्यन ने विनम्रता से उत्तर दिया, सर, हम न केवल ट्रेन बना रहे हैं,
बल्कि हम चांद पर भी पहुंच चुके हैं। हाल ही में हमारा चंद्रयान-3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है, जहां आज तक कोई देश नहीं पहुंच पाया। हमारे वैज्ञानिकों ने बहुत कम बजट में वह कर दिखाया जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां नहीं कर पाईं। हम सिर्फ तकनीक नहीं बनाते, हम उसे मानवता की भलाई के लिए सस्ता और सुलभ बनाते हैं। यही भारत की ताकत है। विलियम चुपचाप आर्यन को देखते रहे। इस लड़के की आंखों में अपने देश के लिए जो चमक थी, वह विलियम ने अपने देश के युवाओं में बहुत कम देखी थी। वहां लोग अपने देश की शिकायतें करते थे, लेकिन यहां यह लड़का जो दुनिया में कहीं भी ऐश की जिंदगी जी सकता था, अपनी मिट्टी से जुड़कर गर्व महसूस कर रहा था। आगरा पहुंचकर उन्होंने ताजमहल देखा। उसकी सुंदरता ने विलियम को मंत्रमुग्ध कर दिया, लेकिन ताजमहल से ज्यादा उन्हें वहां के लोगों ने प्रभावित किया। एक छोटा बच्चा जो वहां गाइड की तरह बातें कर रहा था, उसने विलियम को नमस्ते किया और टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करने की कोशिश की, जिसे विलियम समझ गए, लेकिन उन्होंने हिंदी में जवाब देने की कोशिश की। उस बच्चे ने पैसे नहीं मांगे, उसने बस कहा, वेलकम टू इंडिया सर। दोपहर को आर्यन उन्हें एक पारंपरिक भारतीय भोजनालय में ले गया। वहां मेज और कुर्सी नहीं थी, बल्कि जमीन पर गद्दे बिछे थे। विलियम को थोड़ी हिचकिचाहट हुई। क्या हम जमीन पर बैठेंगे? हाँ पिताजी, एमिली ने कहा। धरती से जुड़कर भोजन करने का अपना ही वैज्ञानिक महत्व है। यह पाचन के लिए अच्छा होता है। विलियम बड़ी मुश्किल से नीचे बैठे। उनके सामने केले का पत्ता रखा गया। विलियम ने सोचा कि अब चम्मच और कांटा आएगा, लेकिन आर्यन ने अपने हाथ धोए और उंगलियों से खाना शुरू किया। सर, हमारे यहां कहते हैं कि भोजन का असली स्वाद तभी आता है जब उसे हाथ से खाया जाए। उंगलियों के पोरों में जो संवेदना होती है, वह मस्तिष्क को भोजन के लिए तैयार करती है, आर्यन ने समझाया। विलियम ने अपने जीवन में कभी हाथ से खाना नहीं खाया था। उन्होंने कांपते हाथों से रोटी का टुकड़ा तोड़ा और दाल में डुबोया। जैसे ही उन्होंने पहला निवाला मुंह में डाला, मसालों का एक विस्फोट हुआ। यह तीखा नहीं था, यह स्वादिष्ट था। यह भोजन नहीं, यह एक अनुभव था। आसपास बैठे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। कोई अपना टिफिन किसी और के साथ साझा कर रहा था। विलियम ने महसूस किया कि यहां खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को तृप्त करने और रिश्तों को जोड़ने के लिए होता है। उस रात होटल के कमरे में लेटे हुए विलियम को नींद नहीं आ रही थी। 24 घंटे भी नहीं हुए थे और उनकी कई धारणाएं टूट चुकी थीं। हवाई अड्डा, डिजिटल पेमेंट, वंदे भारत ट्रेन और वह स्वादिष्ट भोजन। लेकिन सबसे ज्यादा जो बात उन्हें परेशान कर रही थी, वह थी आर्यन और उसके लोगों का व्यवहार। वे गरीब हो सकते हैं, लेकिन उनकी आंखों में एक संतोष था, एक स्वाभिमान था। वे मेहमान को लूटने की नहीं, बल्कि उसकी सेवा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन असली परीक्षा तो अभी बाकी थी। कल उन्हें आर्यन के घर जाना था। एक संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली। विलियम ने सुना था कि भारतीय परिवार बहुत दखल देने वाले और रूढ़िवादी होते हैं। उन्हें डर था कि वहां उन्हें घुटन महसूस होगी। उन्हें डर था, क्या पता था कि आर्यन के घर में उन्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जो उन्होंने पूरी जिंदगी मिस किया था, एक ऐसा अपनापन जो खून के रिश्तों से भी गहरा होता है। और वहीं उस पुराने घर की एक अलमारी में एक ऐसा राज उनका इंतजार कर रहा था जो 70 साल पहले उनके अपने दादाजी ने छोड़ा था। एक डायरी जो विलियम की नफरत को हमेशा के लिए बदल देगी। अगले दिन की यात्रा ट्रेन से शुरू होकर एक छोटे लेकिन ऐतिहासिक शहर में खत्म हुई। यह वह जगह थी जहां आर्यन का पुश्तैनी घर था। विलियम के मन में अभी भी संशय था। उन्होंने सोचा था कि अब वे किसी तंग और गंदी गली में जाएंगे जहां शोर शराबा होगा और उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ होगी। लेकिन जब गाड़ी एक बड़े से पुराने मगर भव्य मकान के सामने रुकी, तो विलियम की सोच फिर गलत साबित हुई। वह घर किसी महल जैसा नहीं था, लेकिन उसमें एक अलग ही गरिमा थी। बड़े बड़े खुले बरामदे, आंगन में लगा तुलसी का पौधा और हवा में अगरबत्ती की धीमी धीमी खुशबू। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी, वह थी घर के बाहर खड़ी भीड़। नहीं, यह भीड़ नहीं थी, यह परिवार था। गाड़ी रुकते ही बच्चे दौड़ कर आए। उनके पीछे बुजुर्ग, महिलाएं और पुरुष थे। विलियम ने घबराकर एमिली की ओर देखा। क्या आज कोई उत्सव है? इतने लोग क्यों हैं? एमिली हंस पड़ी। नहीं पिताजी, यह आर्यन का परिवार है। यहां सब साथ रहते हैं। विलियम की आंखें फटी रह गईं। साथ रहते हैं? एक ही घर में इतने सारे लोग? जैसे ही विलियम गाड़ी से उतरे,
एक बुजुर्ग महिला जिनके चेहरे पर झुर्रियां थीं लेकिन आंखों में गजब की चमक थी, आगे आईं। उन्होंने अपने कांपते हाथों में एक थाली पकड़ रखी थी जिसमें दिया जल रहा था और लाल रंग का कुमकुम था। यह आर्यन की दादी थीं। उन्होंने विलियम के माथे पर लाल टीका लगाया और उन पर चावल छिड़के। विलियम को यह सब अजीब लगा। साथ ही ओक्ट में लगाया है कि आर्यन की दादी में वह पीछे हटना चाहते थे, लेकिन दादी की मुस्कान में इतना अपनापन था कि वे हिल नहीं सके। अतिथि देवो भव, आर्यन के पिताजी ने हाथ जोड़कर कहा। मिस्टर विलियम, हमारे घर में आपका स्वागत है। घर के अंदर का नजारा विलियम के लिए किसी संस्कृति के विस्फोट जैसा था। लंदन में उनका घर इतना बड़ा था कि एक कमरे से दूसरे कमरे तक आवाज नहीं जाती थी। वहां शांति थी, लेकिन वह शांति कब्रिस्तान जैसी थी। लेकिन यहां जीवन था। रसोई से बर्तनों की खनक आ रही थी। बच्चे आंगन में दौड़ रहे थे। कोई जोर से हंस रहा था तो कोई किसी को पुकार रहा था। विलियम को एक कमरे में ले जाया गया। कमरा साफ सुथरा था और खिड़की से पीछे का बगीचा दिखता था। आर्यन ने कहा, सर, आप आराम कीजिए। सफर लंबा था, लेकिन विलियम को आराम नहीं करना था। वह इस अराजकता को समझना चाहते थे। वह धीरे से अपने कमरे से बाहर निकले और आंगन के कोने में खड़े होकर देखने लगे। उन्होंने देखा कि आर्यन की मां रसोई में हैं, लेकिन वह अकेली नहीं थी। घर की 3-4 अन्य महिलाएं उनके साथ थीं। वे खाना भी बना रही थीं और बातें भी कर रही थीं। हंसी मजाक चल रहा था। लंदन में विलियम ने देखा था कि लोग रसोई में अकेले काम करते हैं, थकान और तनाव में, लेकिन यहां खाना बनाना एक काम नहीं बल्कि एक उत्सव लग रहा था। शाम को जब सब लोग भोजन के लिए बैठे तो विलियम को एक और झटका लगा। कोई अलग अलग कमरों में बैठकर टीवी देखते हुए खाना नहीं खा रहा था। जमीन पर दरियां बिछाई गई थीं। घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य आर्यन के दादाजी सबसे पहले बैठे, उनके बाद बाकी पुरुष और बच्चे। विलियम को कुर्सी दी गई क्योंकि उन्हें नीचे बैठने में दिक्कत थी। उन्होंने ऊपर से देखा, एक साथ 20 लोग खाना खा रहे थे। आर्यन के चाचा जी ने विलियम से पूछा, मिस्टर विलियम, आपको हमारा घर कैसा लगा? शायद आपको थोड़ी परेशानी हो रही होगी। हमारे यहां प्राइवेसी, एकांत कम मिलती है। विलियम ने एक पल सोचा और फिर ईमानदारी से कहा, हां, थोड़ा शोर है। लंदन में हम अपनी प्राइवेसी को बहुत महत्व देते हैं। हर किसी को अपनी जगह चाहिए होती है। क्या आपको कभी नहीं लगता कि यह भीड़ आपकी आजादी छीन रही है? पूरा हॉल शांत हो गया। आर्यन के दादाजी, जो अब तक चुपचाप खाना खा रहे थे, उन्होंने धीरे से अपना सिर उठाया। उनकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसमें अनुभव का वजन था। उन्होंने हिंदी में कहा, जिसे आर्यन ने अनुवाद करने की कोशिश की, लेकिन दादाजी के भाव ही काफी थे। मिस्टर विलियम, दादाजी ने कहा, जिसे आप प्राइवेसी कहते हैं, उसे हम अकेलापन कहते हैं। आपके देशों में जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें बड़े बड़े आश्रमों में छोड़ दिया जाता है, जहां वे दीवारों से बातें करते हैं। हमारे यहां जब हम बूढ़े होते हैं तो हम बच्चों की किलकारियों के बीच रहते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें नर्स की नहीं, अपनों की जरूरत होती है। हमारे यहां छतें एक हो सकती हैं, लेकिन दिल भी एक होते हैं। शोर तो है, लेकिन यह खुशियों का शोर है। सन्नाटा तो हमें काटने दौड़ता है। विलियम के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उनके दिमाग में एक तस्वीर कौंध गई। लंदन के उनके पड़ोसी मिस्टर जॉनसन। जब उनकी मौत हुई तो 3 दिन तक किसी को पता नहीं चला था। और यहां अगर किसी को छींक भी आ जाए तो 4 लोग पानी लेकर दौड़ते हैं। विलियम ने अपने खाने की ओर देखा। उस साधारण दाल चावल में उन्हें अचानक एक ऐसा स्वाद आया जो शायद ममत्व का था। रात में जब सब सो गए, विलियम आंगन में टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि आर्यन अपनी दादी के पास बैठा है। दादी के पैरों में दर्द था और आर्यन, जो एक विश्व प्रसिद्ध हार्ट सर्जन था, लंदन के बड़े बड़े अस्पतालों में लेक्चर देता था, वह यहां जमीन पर बैठकर अपनी दादी के पैर दबा रहा था। विलियम छिपे हुए देखते रहे। दादी आर्यन के सिर पर हाथ फेर रही थीं और उसे दुआएं दे रही थीं। बेटा, तू बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया है, पर अपना शरीर मत खराब करना, दादी कह रही थीं। दादी, आपकी दुआ है तो मुझे कुछ नहीं होगा, आर्यन ने हंसते हुए कहा। विलियम की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने याद करने की कोशिश की कि आखिरी बार एमिली ने उनके पैर कब दबाए थे या उन्होंने अपने पिता के पैर कब छुए थे। उन्हें याद नहीं आया। उन्हें एहसास हुआ कि पश्चिम ने तकनीक में तरक्की की है, धन कमाया है, लेकिन रिश्तों की यह दौलत उन्होंने कहीं खो दी है। हम अमीर हैं, विलियम ने खुद से कहा, लेकिन असल में गरीब हम ही हैं।
अगली सुबह आर्यन ने कहा, सर, आज हम आपको एक खास जगह ले चलेंगे। यहां से कुछ दूर गंगा नदी का घाट है। हमारे लिए वह सिर्फ नदी नहीं, मां है। विलियम अब मना नहीं करते थे। उनमें एक बदलाव आ रहा था। वह अब एक आलोचक की तरह नहीं, बल्कि एक जिज्ञासु की तरह देख रहे थे। घाट पर पहुंचकर विलियम ने जो देखा वह उनकी कल्पना से परे था। हजारों लोग, रंग बिरंगे कपड़े, साधु, बच्चे, बूढ़े और सामने विशाल गंगा नदी जिसका पानी सूरज की रोशनी में सोने जैसा चमक रहा था। विलियम ने देखा कि लोग नदी में डुबकी लगा रहे हैं और हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। ये लोग गंदे पानी में क्यों नहा रहे हैं? विलियम के पुराने संस्कार फिर जाग उठे। सर, यह पानी गंदा नहीं, पवित्र है, आर्यन ने कहा। वैज्ञानिक रूप से भी गंगा के पानी में ऐसे तत्व हैं जो उसे सड़ने नहीं देते, लेकिन विज्ञान से ऊपर यह हमारी आस्था है। हम मानते हैं कि यहां आकर हम अपने पापों और दुखों को बहा देते हैं। शाम को गंगा आरती का समय था। विलियम, एमिली और आर्यन सीढ़ियों पर बैठ गए। जैसे ही सूरज ढला, घंटियों की आवाज गूंजने लगी। एक साथ सैकड़ों शंख बजे। पुजारियों ने बड़े बड़े दिए उठाए जिनमें आग की लपटें नाच रही थीं। ओम जय गंगे माता की ध्वनि से पूरा वातावरण गूंज उठा। विलियम ने महसूस किया कि उनके शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही है। यह कोई धार्मिक अनुभव नहीं था, यह एक आध्यात्मिक अनुभव था। उन्होंने देखा कि हजारों लोग एक ही लय में ताली बजा रहे हैं। किसी के चेहरे पर तनाव नहीं था। अमीर हो या गरीब, उस वक्त सब एक थे। विलियम की नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो फटे हुए कपड़ों में था, लेकिन वह अपनी सूखी रोटी का आधा टुकड़ा एक आवारा कुत्ते को खिला रहा था। विलियम सन्न रह गए। जिस देश को वे भूखा समझते थे, वहां का गरीब भी अपना खाना बांट रहा था। यह संस्कार कहां से आता है? यह दया कहां से आती है? विलियम की आंखों से अनजाने में एक आंसू गिर गया। उस शोर और घंटियों की आवाज के बीच उन्हें अपने अंदर एक शांति महसूस हुई जो उन्हें लंदन के आलीशान चर्चों में भी कभी नहीं मिली थी। आरती खत्म होने के बाद एक बुजुर्ग पंडित पुजारी प्रसाद लेकर उनके पास आए। उन्होंने विलियम को देखा और रुक गए। पंडित जी की आंखें गहरी थीं, जैसे वे विलियम की आत्मा में झांक रहे हों। पंडित जी ने हिंदी में कहा, साहब, आपके चेहरे पर एक बोझ है, एक पुराना दर्द है जो आप अपने पूर्वजों से ढो रहे हैं। आर्यन ने अनुवाद किया। विलियम चौंक गए। यह कैसे जानते हैं? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए विलियम के हाथ में एक गेंदे का फूल रखा। गंगा मैया सब जानती है। जो सवाल लेकर आए हो उसका जवाब यही मिलेगा। तुम्हारे खून का एक कतरा इस मिट्टी में पहले भी गिर चुका है। सत्य हैं? विलियम का दिल जोर से धड़कने लगा। खून का कतरा पहले भी? उन्हें तुरंत अपने दादाजी की याद आई। क्या पंडित जी उसी की बात कर रहे हैं? लेकिन यह कैसे संभव है? यह तो बस एक संयोग है, या शायद यह भारत का जादू है। वापस घर लौटते समय विलियम बिल्कुल चुप थे। पंडित जी की बात उनके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। घर पहुंचकर भी उन्हें चैन नहीं मिला। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन विलियम की नींद उड़ गई थी। उन्हें लग रहा था कि इस पुराने घर की दीवारें उनसे कुछ कहना चाहती हैं। प्यास लगने पर विलियम कमरे से बाहर आए। सब सो रहे थे। वह भटकते हुए घर के पुराने हिस्से में चले गए, जिसे शायद स्टोर रूम कहा जाता था। वहां पुराने बक्से, पीतल के बर्तन और धूल भरी किताबें रखी थीं। एक अजीब सी कशिश उन्हें वहां खींच रही थी। वहां कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक बक्सा रखा था। उस पर नक्काशी की गई थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी विलियम ने अपने दादाजी के पास एक छोटी डिब्बी पर देखी थी। विलियम के हाथ अपने आप उस संदूक की तरफ बढ़े। वह नहीं जानते थे कि वे क्या ढूंढ रहे हैं। उन्होंने संदूक खोला। अंदर पुराने कपड़े, कुछ सिक्के और पीली पड़ चुकी कागज की फाइलें थीं। विलियम ने एक एक चीज हटानी शुरू की और फिर सबसे नीचे उन्हें एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। उस डायरी की हालत बहुत खराब थी। विलियम ने उसे उठाया। उसके ऊपर जो नाम लिखा था उसे पढ़कर विलियम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पर लिखा था, कैप्टन रॉबर्ट चेस्टरटन, 1945। यह उनके दादाजी का नाम था। विलियम के हाथों में कंपकंपी छूट गई। यह डायरी यहां कैसे आई? उनके दादाजी तो कहते थे कि भारत एक नर्क था जहां से वे बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागे थे। उन्होंने कभी किसी भारतीय दोस्त का जिक्र नहीं किया था। तो फिर उनकी निजी डायरी इस भारतीय परिवार के पुराने संदूक में क्या कर रही है? विलियम ने कांपते हाथों से डायरी का पहला पन्ना पलटा। स्याही फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन लिखावट साफ थी।
विलियम ने पढ़ना शुरू किया। तारीख 15 अगस्त 1947। आज भारत आजाद हो गया। लोग इसे अंग्रेजों की हार कह रहे हैं, लेकिन मैं इसे मानवता की जीत कहूंगा। अगर इस देश के लोगों ने, विशेषकर मेरे दोस्त राम प्रसाद ने, मुझे शरण नहीं दी होती तो मैं आज जिंदा नहीं होता। दुनिया सोचती है कि हम अंग्रेजों ने भारत को सभ्य बनाया, लेकिन हे ईश्वर, यहां रहकर मैंने जाना कि असली सभ्यता क्या है। विलियम को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। राम प्रसाद, यह जरूर आर्यन के दादाजी का नाम होगा। विलियम ने अगला पन्ना पलटा। उसमें एक घटना का जिक्र था, एक ऐसी घटना जिसने विलियम के पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। उस पन्ने पर खून के धब्बे भी थे जो अब काले पड़ चुके थे। विलियम वहीं जमीन पर बैठ गए। जिसे वह दुश्मन समझ रहे थे, वह असल में उनके रक्षक थे, और जिसे वह अपनी महान विरासत समझते थे, वह असल में कृतज्ञता, एहसान फरामोशी थी। डायरी के पन्नों में एक गहरा राज छिपा था, एक ऐसा राज जो यह साबित करने वाला था कि आर्यन और एमिली का मिलन कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि 70 साल पुराना एक अधूरा वादा है। विलियम के हाथ कांप रहे थे और डायरी के पन्ने फरफरा रहे थे। रात का सन्नाटा अब चीखता हुआ महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी आंखों से बहते आंसुओं को पोंछा और डायरी के अगले पन्ने को पढ़ने की कोशिश की। वहां जो लिखा था वह किसी कहानी से कम नहीं था, लेकिन वह एक ऐसी सच्चाई थी जिसने विलियम के अस्तित्व की नींव हिला दी थी। डायरी में लिखा था, सितंबर 1946, बंगाल के पास एक छोटा सा गांव। मैं बुरी तरह घायल था। मेरी टुकड़ी मुझसे बिछड़ चुकी थी और विद्रोही मेरे पीछे थे। मेरे पैर में गोली लगी थी और खून बह रहा था। मुझे लगा कि मेरा अंत निकट है। मैं एक पेड़ के नीचे गिर गया, मौत का इंतजार करने लगा। तभी एक नौजवान वहां आया। उसने मुझे देखा। वह चाहता तो मुझे मार सकता था या मुझे मरने के लिए छोड़ सकता था। आखिर मैं उसके देश पर राज करने वाला एक फिरंगी था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने मुझे अपने कंधे पर उठाया और अपने घर ले गया। उसका नाम राम प्रसाद था। वह एक गरीब किसान था। उसके घर में खुद खाने की जान सगर करता लिए पर्याप्त अनाज नहीं था, लेकिन उसने अपने हिस्से की रोटी मुझे खिलाई। उसने और उसकी पत्नी ने जड़ी बूटियों से मेरे घाव का इलाज किया। जब सिपाही मुझे ढूंढते हुए उसके घर आए तो उसने मुझे अनाज की कोठरी में छिपा दिया और अपनी जान जोखिम में डालकर झूठ बोला। मैंने उससे पूछा, तुमने मुझे क्यों बचाया? मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूं। राम प्रसाद ने जो जवाब दिया वह मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। उसने कहा, साहब, अतिथि शत्रु भी हो तो भी वह अतिथि है। हमारे धर्म में किसी की जान लेना नहीं, जान बचाना सिखाया जाता है। आप घायल हैं और घायल का कोई धर्म या देश नहीं होता। मैं आज जिंदा हूं तो सिर्फ उस भारतीय किसान की वजह से। मैंने उसे वादा किया था कि मैं उसका यह कर्ज कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन मुझे डर है कि मेरा परिवार, मेरी आने वाली पीढ़ियां शायद कभी नहीं समझ पाएंगी कि भारत क्या है। वे इसे सिर्फ एक गरीब देश समझेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि असली अमीरी दिल की होती है, और उस मामले में भारत दुनिया का सबसे अमीर देश है। विलियम ने डायरी बंद कर दी। वह फूट फूट कर रोने लगे। जिस देश को वह गंदा और पिछड़ा कह रहे थे, उसी देश के एक गरीब किसान ने उनके दादाजी की जान बचाई थी। अगर वह किसान न होता तो आज विलियम का भी कोई अस्तित्व न होता। विलियम को अपनी हर उस बात पर घृणा हो रही थी जो उन्होंने एमिली से कही थी। उन्होंने भारत को आंखों से नहीं, अपने अहंकार के चश्मे से देखा था। सारी रात विलियम उसी संदूक के पास बैठे रहे। जब सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो विलियम एक बदले हुए इंसान थे। उनके चेहरे पर वह शाही अकड़ नहीं थी, बल्कि एक गहरी शांति और पश्चाताप था। वह डायरी लेकर बाहर आए। आंगन में आर्यन के दादाजी, जो राम प्रसाद के बेटे थे, तुलसी को जल चढ़ा रहे थे। विलियम धीरे धीरे उनके पास गए। दादाजी ने विलियम को देखा। विलियम की आंखें सूजी हुई थीं। विलियम ने कांपते हाथों से वह डायरी दादाजी की ओर बढ़ाई। यह मेरे दादाजी की है। विलियम ने टूटी फूटी हिंदी में बोलने की कोशिश की, जो उन्होंने शायद रात भर में रट ली थी। दादाजी ने डायरी को हाथ में लिया। उन्होंने उसे खोला और पहले पन्ने पर बना एक धुंधला सा चित्र देखा। वह चित्र उनके पिता राम प्रसाद का था। दादाजी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने विलियम की ओर देखा। कैप्टन चेस्टरटन? दादाजी ने पूछा। विलियम ने सिर हिलाया और घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। यह एक ब्रिटिश रईस के लिए अकल्पनीय था।
लेकिन आज वह एक रईस नहीं, एक कृतज्ञ पोता था। मुझे माफ कर दीजिए। हाँ महाराज, विलियम ने रोते हुए कहा, मैं अंधा था। मैं अपने पूर्वजों के कर्जदार के घर में आया और मैंने अहंकार दिखाया। आप लोगों ने मेरे दादाजी को जीवन दिया और मैंने आपका अपमान किया। आर्यन और एमिली भी वहां आ गए थे। यह दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। आर्यन के दादाजी ने विलियम को कंधों से पकड़कर उठाया। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? दादाजी ने स्नेह से कहा, आप मेहमान हैं और अब तो आप समधी हैं। हमारे यहां माफी नहीं मांगी जाती, गले मिला जाता है। दादाजी ने विलियम को कसकर गले लगा लिया। 2 पीढ़ियों का, 2 देशों का और 2 संस्कृतियों का यह मिलन था। 70 साल पुराना कर्ज आज एक रिश्ते में बदल गया था। लेकिन एक बात बताइए, दादाजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि मेरे पिता ही रामप्रसाद थे? विलियम ने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वहां एक पता लिखा था और एक निशानी का जिक्र था। एक पुराना चांदी का सिक्का जो कैप्टन ने रामप्रसाद को दिया था। दादाजी ने अपनी जेब से वही चांदी का सिक्का निकाला। मेरे पिता ने कहा था, यह सिक्का नहीं, यह एक वादे की निशानी है। आज वह वादा पूरा हुआ। उस दिन के बाद से विलियम एक मेहमान नहीं, बल्कि उस घर का हिस्सा बन गए। उन्होंने चम्मच कांटे छोड़ दिए और हाथ से खाना शुरू किया। उन्होंने सुबह जल्दी उठकर आर्यन के पिता के साथ योग करना शुरू किया। वह हर उस चीज को समझना चाहते थे जिसे उन्होंने पहले नकारा था। और फिर वह दिन आया जिसका सबको इंतजार था, एमिली और आर्यन की शादी। विलियम ने जिद की कि शादी पूरी तरह से भारतीय रीति रिवाजों से होगी। कोई व्हाइट वेडिंग नहीं, बल्कि एक भव्य हिंदू विवाह। शादी का मंडप सजाया गया। गेंदे के फूलों की खुशबू और शहनाई की आवाज से पूरा माहौल गूंज रहा था। एमिली लाल रंग के बनारसी लहंगे में किसी भारतीय राजकुमारी जैसी लग रही थी। उसके हाथों में मेहंदी लगी थी और माथे पर मांग टीका चमक रहा था। जब विलियम मंडप में आए तो लोगों की निगाहें उन पर टिक गईं। उन्होंने एक क्रीम रंग की शेरवानी और सिर पर राजस्थानी साफा पगड़ी पहना हुआ था। वह किसी अंग्रेज साहब नहीं, बल्कि एक भारतीय पिता लग रहे थे। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। अग्नि के 7 फेरे लेने का समय आया। पंडित जी ने समझाया, अग्निकोच्चारण के दूसरा पाठ करने की बात करने भी बनिया। ये 7 फेरे 7 जन्मों का बंधन है। विलियम यह सब बहुत ध्यान से देख रहे थे। जब कन्यादान का समय आया तो विलियम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने एमिली का हाथ आर्यन के हाथ में रखा। उन्होंने आर्यन से अंग्रेजी में नहीं, बल्कि हिंदी में कहा, और इस बार उनकी हिंदी साफ थी। आर्यन बेटा, मैं अपनी जान तुम्हें सौंप रहा हूं। इसकी रक्षा करना जैसे तुम्हारे पूर्वजों ने मेरे पूर्वज की रक्षा की थी। शादी के बाद विदाई का समय सबसे भावुक था, लेकिन यह विदाई दुख की नहीं थी। विलियम ने माइक हाथ में लिया। वहां मौजूद सैकड़ों मेहमान शांत हो गए। विलियम ने बोलना शुरू किया, मैं जब यहां आया था तो मुझे लगा था कि मैं एक विकसित देश से एक विकासशील देश में आया हूं। मुझे लगा था कि मैं आपको कुछ सिखाने आया हूं, लेकिन आज मैं यहां से एक छात्र बनकर जा रहा हूं। आपने मुझे सिखाया कि पैसा आपको अमीर बना सकता है, लेकिन संस्कार आपको सम्राट बनाते हैं। आपने मुझे सिखाया कि विज्ञान चांद तक पहुंचा सकता है, लेकिन धर्म और आध्यात्मिकता इंसान को इंसान बनाती है। पूरी दुनिया भारत को एक बाजार की तरह देखती है, लेकिन मैं भारत को एक परिवार की तरह देखता हूं। मेरे दादाजी ने अपनी डायरी में लिखा था कि भारत भविष्य की महाशक्ति बनेगा। मैं कहता हूं, भारत को महाशक्ति बनने की जरूरत नहीं है। भारत विश्व गुरु है, क्योंकि जो शांति और प्रेम इस मिट्टी में है, वह दुनिया में कहीं और नहीं। विलियम ने झुककर भारत की धरती को प्रणाम किया। जय हिंद। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। वापसी की उड़ान में विलियम खिड़की से बाहर देख रहे थे। नीचे दिल्ली की रोशनी जगमगा रही थी। एमिली ने पूछा, पिताजी, क्या आप खुश हैं? विलियम ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से वह चांदी का सिक्का निकाला जो दादाजी ने उन्हें वापस उपहार में दिया था। एमिली, विलियम ने कहा, मैं अपना शरीर लेकर लंदन जा रहा हूं, लेकिन मेरी आत्मा यहीं भारत में रह गई है। मैं वापस आऊंगा बहुत जल्द, क्योंकि अब मेरा घर लंदन में नहीं, भारत में है। विमान बादलों में खो गया, लेकिन नीचे भारत अपनी उसी गरिमा, उसी शान और उसी अटूट विरासत के साथ चमक रहा था। एक ऐसा देश जिसने न केवल चांद को छुआ, बल्कि एक पत्थर दिल को भी पिघला दिया। क्या यही है भारत का जादू? शायद हां, क्योंकि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक एहसास है।